हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जो है क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला आर्टिकल यहाँ है, असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला क्या है, देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में दिल्ली वन विभाग ने दुर्लभ देसी वृक्षों के संरक्षण हेतु असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में एक टिश्यू कल्चर लैब यानी उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की है। लैब का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली के नियंत्रित वातावरण में लुप्त प्राय देसी वृक्षों को उगाना और आक्रामक प्रजातियों के कारण पुनर्जनन संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाली प्रजातियों के पौधे को पुनर्जीवित करना है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला के बारे में जानने योग्य तथ्य। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रयोगशाला इन विट्रो पूर्ण विकसित पौधे से पौधे के उत्तकों को निकालने में सक्षम होगी, जिसे एक ही वृक्ष से कई वृक्ष तैयार किए जा सकेंगे। इसके लिए वन विभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और वन अनुसंधान संस्थान के वनस्पति विज्ञानियों तथा वैज्ञानिकों से सहायता लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है थोड़ा। अन्य समान प्रयोगशालाएँ। नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर रिपोजिटरी की स्थापना वर्ष 1986 में दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में की गई थी। ये 5 प्रकार के पौधों, कंद, शल्ककंद, मसाले, वृक्षारोपण फसलें, बागवानी फसलें और औषधीय तथा सुगंधित पौधे पर टिश्यू कल्चर प्रयोग एवं शोध करते हैं। अनुप्रयोग इसका क्या है, तो राबली योजना एक है। कुल्लू यानी बाहरी वृक्ष, पलास, दूधी और धौ जैसी ऊंचे तने वाले पौधे का पुनर्जनन आक्रामक प्रजातियों द्वारा बाधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने की दर कम होती है। बड़े पैमाने पर इसे केवल टिश्यू कल्चर, विशेष रूप से शूट कल्चर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रयोगशाला लुप्त प्राय औषधीय पौधे के संवर्धन में भी उपयोगी होगी। सफलता की कहानियाँ। टिश्यू कल्चर कृषि में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, विशेष रूप से केले, सेब, अनार और जेट्रोफा जैसी फसलों के साथ, जो पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करती है। यहाँ देखते हैं मुद्दे। जैव विविधता विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि आनुवांशिक एकरूपता और विशिष्ट रोगों की चपेट में आने से बचाने के लिए या बचने के लिए क्लोनिंग को अत्यंत दुर्लभ वृक्षों तक सीमित किया जाना चाहिए। क्लोनिंग के परिणाम स्वरूप प्रतिबंधित आनुवांशिक विविधता हो सकती है और एक ही पेड़ या पौधे के क्लोन बन सकते हैं। इससे बचने के लिए किसी को अपने आप को एक ही बीज की किस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय कई पेड़ों के क्लोन को रोकने के लिए विभिन्न मूल बीज किस्मों का उपयोग करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि राबली में आमतौर पर पाई जाने वाली खैर, ढाक और देसी बबूल जैसी प्रजातियाँ लुप्त प्राय या लगभग विलुप्त प्रजातियों के लिए संभावित लाभ के बावजूद सार्वजनिक धन की बर्बादी कर सकती हैं। उत्तक संवर्धन क्या है, ये देखते हैं। टिश्यू कल्चर को सूक्ष्म प्रसार के रूप में भी जाना जाता है। इन विट्रो टिश्यू का उपयोग करके एक मूल पौधे से कई पौधे का उत्पादन करने की अनुमति देता है, जो एक नियंत्रित वातावरण के तहत उष्मायन किया जाता है। पादप उत्तक संवर्धन के प्रकार देखेंगे। कह रहा है कैलस कल्चर, तो इसका देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक्स प्लांट से कोशिकाओं के अभिवेदित द्रव्यमान का विकास शामिल है। फिर है सेल सस्पेंशन कल्चर, एक तरल माध्यम में विशिष्ट कोशिकाओं या कोशिकाओं के निम्न समुच्चय का संवर्धन। परागकोश या माइक्रोस्पोर कल्चर, परागकणों या परागकोशों से अगुणित पौधों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इसने कोशिका भित्ति के बिना पादप कोशिकाओं को पृथक किया। पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग। सूक्ष्म प्रसार, माइक्रो प्रोपगेशन, पौधों के उत्तकों के छोटे छोटे टुकड़ों को संवर्धित करके पौधे में तेजी से क्लोनल वृद्धि करना। सोमा क्लोनल विविधता, इसमें पौधे की कोशिकाओं के बीच आनुवांशिक विविधता का अध्ययन होता है। फिर है ट्रांसजेनिक पौधे, पौधे की कोशिकाओं में विदेशी जीन का परिचय और अभिव्यक्ति। फिर उत्परिवर्तनों का प्रेरण और चयन, विशिष्ट लक्षणों हेतु उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए उत्परिवर्तनों का उपयोग करना।
पशु उत्तक संवर्धन क्या है? कह पशु उत्तक संवर्धन एक उपयुक्त कृत्रिम वातावरण में जानवरों से पृथक कोशिकाओं उत्तकों या अंगों का इन विट्रो रखरखाव और प्रसार है। कह पशु उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त कोशिकाएं आमतौर पर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स और उनकी स्थापित कोशिका रेखाओं से प्राप्त की जाती है। कर यह तकनीक कोशिका कार्यों, तंत्रों और अनुप्रयोगों के अध्ययन की अनुमति देती है। कर पशु उत्तक संवर्धन ने अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कोशिका व्यवहार एवं अनुप्रयोगों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अब है असोला वन्यजीव अभ्यारण्य। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के अंत में स्थित है, जो अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है और हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम जिले से होकर गुजरता है। और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय दैनिक तापमान भिन्नता के साथ अर्धशुष्क जलवायु भी शामिल है। और वन्यजीव अभ्यारण्य में वनस्पति मुख्य रूप से खुली कांटेदार झाड़ियाँ हैं। देसी पौधे में जेरोफाइटिक अनुकूलक जैसे कांटेदार उपांग तथा मोम लेपित रसीले एवं टोमेटोज पत्ते होते हैं। और प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों में मोर, कॉमन वुड स्ट्राइक, सिरकिर, मलकोहा, नीलगाय, गोल्डन जैकल्स, चित्तीदार हिरन आदि शामिल है। हाथी गलियारों में भूदृश्य पारिस्थितिकी। हाथी गलियारों में भूदृश्य पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। कर हाल ही में केवल क्षेत्र विशेष पर निर्भर रहने के बजाय हाथी गलियारों को प्रभावी ढंग से पहचानने और पुनः स्थापित करने के लिए भूदृश्य पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण हो गई है। कर भूदृश्य पारिस्थितिकी एक परिदृश्य के अस्थायी यानी समय संबंधित और स्थानिक अंतरिक्ष संबंधित पहलुओं तथा जीवों के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन है। कर मुख्य क्षेत्रों एवं गलियारों का पता लगाने में प्रगति के साथ भूदृश्य पारिस्थितिकी अधिक सटीक हो गई है और अब यह 3 कारकों पर आधारित है: फील्ड डेटा का गहन उपयोग, भौगोलिक सूचना प्रणाली में सुधार तथा भू स्थानिक डेटा व अनुकूलित एल्गोरिदम की उपलब्धता। हाथी गलियारे क्या है, देखेंगे। परिचय। कर हाथी गलियारों को भूमि के एक खंड के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो हाथियों को 2 अथवा 2 से अधिक अनुकूल आवास स्थानों के बीच आवागमन में सुलभता प्रदान करता है। भारत में हाथी गलियारों की स्थिति। भारत के एलिफेंट कॉरिडोर से प्रमुख निष्कर्ष 2023 रिपोर्ट देखेंगे। कर इस रिपोर्ट में 62 नए गलियारों की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्ष 2010 के बाद से बने गलियारों में 40% की वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 150 गलियारे मौजूद हैं। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हाथी गलियारे हैं, ठीक है, जिनकी कुल संख्या 26 है, जो कुल गलियारों का 17% है। कर है पूर्वी मध्य क्षेत्र 35%, यानी कि 52 गलियारे का योगदान देता है, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात किया जाए तो 32%, जिसमें 48 गलियारे के साथ दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और दक्षिण भारत में 32 हाथी गलियारे पंजीकृत हैं, जो कुल गलियारों का 21% है, जबकि उत्तरी भारत में सबसे कम 18 गलियारे हैं, जो कि देश में मौजूद कुल गलियारों का मात्र 12% है। कर हाथियों ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और कर्नाटक की सीमा से लगे दक्षिण महाराष्ट्र में अपनी सीमा का विस्तार किया है। अब देखते हैं हाथी के बारे में। भारत में हाथी। कर भारत में हाथी को प्रमुख प्रजाति के साथ साथ प्राकृतिक विरासत पशु होने का भी गौरव प्राप्त है। कर भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, जंगली एशियाई हाथी भारत में अधिक है। देश में हाथियों की कुल आबादी 30,000 से अधिक होने का अनुमान है। भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में है, ये ध्यान देना है। संरक्षण की स्थिति। प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन इसमें परिशिष्ट वन में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में हाथी को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट जो होता है, ये रेड लिस्ट में बात करें तो एशियाई हाथी जो है लुप्त प्राय है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड लिस्ट में ये तीनों, इस पॉइंट को हटा दे तो समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। इसको बिंदा का हटा देते हैं। एशियाई हाथी की बात किया जाए तो लुप्त प्राय है, किसमें, IUCN में। अफ्रीकी वन हाथी की कहे है तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो एशियाई हाथी लुप्त प्राय है। लेकिन अफ्रीकी वन हाथी की बात कहें तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। अफ्रीकी सवाना हाथी तो ये लुप्त प्राय है, ठीक है। तो एशियाई और अफ्रीकी सवाना हाथी लुप्त प्राय है, लेकिन अफ्रीकी वन हाथी की बात करें तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है।
इसको आप यहाँ देख सकते हैं। संरचनात्मक प्रयास क्या है, तो भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो गज यात्रा और प्रोजेक्ट एलिफेंट है। विश्व स्तरीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाए तो हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, जिसको माइक बोलते हैं, ठीक है, विश्व हाथी दिवस, ये सब जो है कुछ प्रयास हैं। आइए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्या है। आरबीआई तरलता कवरेज अनुपात पर रूपरेखा की समीक्षा करेगा। तो चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा तरलता जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए तरलता कवरेज अनुपात पर ढांचे की समीक्षा कर सकता है। और अमेरिका में सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जैसे कुछ न्याय क्षेत्रों में हाल ही की घटनाओं ने तनावपूर्ण समय के दौरान डिजिटल बैंक की चैनलों के माध्यम से त्वरित धन निकासी की संभावना दिखाई है। कर आरबीआई गवर्नर ने इन उभरते जोखिमों के जवाब में एलसीआर रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इधर देख सकते हैं तरलता कवरेज अनुपात यानी एलसीआर क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तरलता कवरेज अनुपात शॉर्टकट में एलसीआर का, एलसीआर उसको वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल थर्ड सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। एलसीआर एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति के अनुपात को मापता है। एलसीआर ढांचे के तहत आने वाले बैंकों को 1 जनवरी 2019 से 100% की न्यूनतम एलसीआर के साथ तनावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के शुद्ध बहिर्वाह को कवर करने के लिए HQLA का स्टॉक बनाए रखना होगा। HQLA तरल परिसंपत्तियां हैं जिन्हें तत्काल बेचा जा सकता है अथवा इसे मूल्य में कमी किए बिना या बिना किसी हानि के नकदी में परिवर्तित भी किया जा सकता है। HQLA का उपयोग उधार लेने के प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक के रूप में भी किया जा सकता है। HQLA में नकदी, अल्पकालिक बॉन्ड तथा अन्य नकदी समकक्ष एवं साथ ही अतिरिक्त वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत अस्थायी सुविधा परिसंपत्तियां तथा तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा शामिल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से बैंक की जमा राशि का 15% ये है। एलसीआर एक निवारक उपाय है जो वित्तीय संकट के दौरान बैंक के लिए लाभदायक हो सकता है, ठीक है। वित्तीय संकट के दौरान ये लाभदायक हो सकता है। तो सीमाएं क्या है, एलसीआर के कारण बैंक अधिक नकदी रख सकते हैं और कम ऋण जारी कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। एलसीआर की स्थिति, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में 131.4% का एलसीआर बनाए रखता है, जो कि 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफ़ी अधिक हो जाती है। एलसीआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति राशि बटा कुल शुद्ध नकदी प्रवाह राशि, ये एलसीआर का यहाँ कुछ फार्मूला है, ठीक है। जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में देखेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के बीच जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू करने का आरोप लगाया। जपोरिजिया दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ऐना जोर्डर के पास स्थित है। एक तरह से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन यानी कि यूक्रेन में ही स्थित है जपोरिजिया। यह यूरोप में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में स्थापित है, ये भी ध्यान देना है। इसका स्वामित्व और संचालन एनर्जो एटम यूक्रेन की राज्य के स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा उत्पादन कंपनी के पास है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था संयंत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करती है। तो एक तरह से क्वेश्चन सिर्फ रखना है कि जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में है या यूक्रेन में, यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूक्रेन याद रखना है। चलिए ये देखते हैं। खनन गतिविधियों से अफ्रीकी ग्रेट एप्स को खतरा। एप्स यहाँ लंगूर, ठीक है। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में अफ्रीका की ग्रेट एप्स आबादी के लिए खनन गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरे पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि अफ्रीका में संपूर्ण ग्रेट एप्स आबादी के 1/3 से अधिक लगभग 1,80,000 को खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष खतरों का सामना करना पड़ता है। लगभग 20% महत्वपूर्ण आवास खनन क्षेत्रों से मिलते हैं। लाइबेरिया, सिएरा लियोन, माली और गिनी जैसे देशों में ग्रेट एप्स के आवास एवं खनन स्थलों के बीच महत्वपूर्ण समानताएं दिखाई देती है।
कर रहा है बोनोबो, पैनिकस, चिंपैंजी, ईस्टर्न गोरिल्ला, वेस्टर्न गोरिल्ला एवं ऑरगुंटन को उनके बड़े आकार एवं मानव जैसी विशेषताओं के कारण ग्रेट एप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चिंपैंजी के प्रकार है जिसको ग्रेट एप्स बोलते हैं। बोनोबो, ठीक है, चिंपैंजी जिसको बोलते हैं पैन ट्रोग्लोडाइट्स, तो ये सब इसका साइंटिफिक नाम है। फिर ईस्टर्न है, इधर गोरिल्ला है, वेस्टर्न गोरिल्ला है और ऑरगुंटन है जिसको बोलते हैं पोंगो। उनके बड़े आकार एवं मानव जैसी विशेषताओं के कारण ग्रेट एप्स कहा जाता है। ग्रेट एप्स होमिनिड के रूप में वर्गीकृत प्राइमेट्स का एक वर्गीकृत परिवार है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार सभी ग्रेट एप्स प्रजातियों को लुप्त प्राय अथवा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीपों में आक्रामक चीतलों की आबादी। तो बोस द्वीप, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीपों पर चीतल की आबादी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता से अधिक हो गई है, जिस कारण अंडमान निकोबार वन विभाग को पोर्ट ब्लेयर के एक जैविक पार्क में लगभग 500 हिरणों को हस्तांतरित करना पड़ा है। तो ये ध्यान देना है। इन्हें 1900 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा शिकार के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाया गया था। किसको? तो ये हिरन को। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आक्रामक चीतल प्रजाति स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन उपायों की आवश्यकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मुख्य वन्यजीव वार्डन वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से स्थानांतरण की अनुमति दे सकता है। कानून कहता है कि इस तरह के स्थानांतरण से जानवरों को न्यूनतम आघात पहुंचना चाहिए। चीतल, जिसे चीतीदार हिरन या एक्सिस हिरन के रूप में भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के घास के मैदानों व जंगलों का मूल निवासी है तथा यह एक सुंदर व सुरुचिपूर्ण शाकाहारी जानवर होता है। ये खुले घास के मैदान, सवाना और हल्के जंगली इलाके पसंद करते हैं। IUCN लाल सूची, इसमें यदि इसकी बात किया जाए तो सबसे कम चिंता का विषय है क्योंकि जनसंख्या बहुत है। WLPA 1972 अनुसूचित ये 2 में, ठीक है। प्नेट वर्ग क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं। प्नेट वर्ग का उपयोग आमतौर पर जीव विज्ञान में वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। यह एक वर्गाकार आरेख है, ठीक है। कैसा आरेख है? वर्गाकार। जिसका उपयोग किसी विशेष क्रॉस ब्रीडिंग प्रयोग के जीनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसका नाम रेजिनाल्ड सी प्नेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1905 में यह दृष्टिकोण दिया था। इसका उपयोग जीव विज्ञान में प्रमुख और अप्रभावी जीन जैसे वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। शोधकर्ता जानवरों तथा मनुष्य के संतानों में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए मेंडेलियन वंशानुक्रम सिद्धांतों के साथ प्नेट वर्ग का उपयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं मिनी ब्रेन या सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड क्या है। चर्चा में क्यों? हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ठीक है, के वैज्ञानिकों को द्वारा प्रयोगशाला में एक मिनी ब्रेन विकसित किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो इस शोध को सेल जर्नल पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मिनी ब्रेन को सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड्स के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मिनी ब्रेन या सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड। इसका विकास स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है। स्टेम कोशिकाएं या तो वयस्क मानव कोशिकाओं से ली जाती है, मानव भ्रूण ऊतक से ली जाती है। तो स्टेम कोशिकाएं या तो वयस्क मानव कोशिकाओं से ली जाती है, मानव भ्रूण ऊतक से ली जाती है। इस प्रकार वैज्ञानिक वयस्क कोशिकाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें स्टेम सेल जैसी स्थिति में लाने के लिए उन्हें रसायनों के संपर्क में लाते हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिक इन स्टेम कोशिकाओं को एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में एम्बेड करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है ये थोड़ा बताया गया है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है और एक 3D आकार बनाता है। यह मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के पिनहेड आकार के गुच्छों की तरह दिखते हैं। मिनी ब्रेन या ऑर्गेनॉइड का महत्व क्या है? मिनी ब्रेन या ऑर्गेनॉइड का उपयोग अनुसंधान, दवा विकास और कंप्यूटर विज्ञान में भी उपयोगी हो सकता है। यह ऑर्गेनॉइड मानव जीव विज्ञान के उन पहलुओं को समझाने में सहायक हो सकते हैं जिनका जानवरों में अध्ययन करना मुश्किल होता है, जैसे चूहों में। इन्हें मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को शामिल करने के लिए भी विकसित किया जा सकता है। इसका उपयोग तंत्रिका रोगों की उत्पत्ति और संभावित उपचार की जांच के लिए किया जा सकता है।
स्टेम सेल क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। कर यह एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। स्टेम कोशिकाएं शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाई जाती है। यह ऊतकों के रखरखाव के साथ साथ चोट के बाद मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है, जो है स्टेम सेल। कर इन कोशिकाओं में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विकसित करने की क्षमता होती है, जैसे रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय मांसपेशी की कोशिकाएं या हड्डी की कोशिकाएं। यानी स्टेम सेल्स की ये सारे कोशिकाएं निर्मित हो सकती है। फिर से देख सकते हैं, रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय मांसपेशी की कोशिकाएं या हड्डी कोशिकाएं। कर ये कोशिकाएं शरीर में विभाजित होकर अपनी तरह की अत्यधिक कोशिकाएं बनाती है, जिन्हें बेटी कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। इंटरसेक्स लिंग परिवर्तन सर्जरी से जुड़ी जनहित याचिका का संदर्भ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स लिंग परिवर्तन सर्जरी से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य बिंदु क्या है? यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में मदुरै यानी तमिलनाडु निवासी गोपी शंकर एम ने दायर की है। कर इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, जिसमें JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। कर जनहित याचिका में की गई मांग क्या है? कर याचिका में जन्म के समय लिंग परिवर्तन सर्जरी सहित अन्य चिकित्सा कार्यों को विनियमित कर इंटरसेक्स बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। कर बच्चों के माता पिता की सहमति से सेक्स असाइनमेंट सर्जरी की जा रही है। कर ऐसे चिकित्सा कार्यों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसमें माता पिता की सहमति से शिशुओं की सर्जरी की जा रही है। और भी पॉइंट है, देखते हैं। करें मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद तमिलनाडु में ऐसी सर्जरी पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया गया है जब तक कि बच्चा वयस्क होकर निर्णय लेने में सक्षम न हो जाए। करें दूसरे देशों में इस तरह के चिकित्सा कार्य दंडनीय अपराध है। करें वहाँ यह निर्धारित करने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीमें है कि क्या लिंग निर्धारण, इसको ये पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, कि क्या लिंग निर्धारण सर्जरी की तत्काल आवश्यकता है। यानी यहाँ पे टीम ये कुछ निर्णय दे रहा है या इसके लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब तक कि बच्चा सहमति देने की आयु तक ना पहुँच जाए। अगर भारत में इस तरह का कोई कानूनी तंत्र नहीं है फिलहाल, ठीक है। कर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की सहायता करने का निर्देश दिया है। कह रहे हैं इंटरसेक्स व्यक्ति होता क्या है? इंटरसेक्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुरुष और महिला के जैविक गुणों के संयोजन के साथ पैदा होते हैं। कर ये पुरुष अथवा महिला शरीर की अवधारणाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे उनको उनके जन्म के बाद से ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कर ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन सरकारी पंजीकरण आवेदन पर उनके जन्म और मृत्यु विवरण दर्ज करने का कोई विकल्प भी नहीं होता है। तो अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। कर इंटरसेक्स लिंग परिवर्तन से जुड़ी जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में मदुरै तमिलनाडु निवासी गोपी शंकर ने दायर किया है, सही है। कर बच्चों के माता पिता की सहमति से सेक्स असाइनमेंट सर्जरी की जा रही है, तो ये तो सही है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, दूसरे देशों में इस तरह के चिकित्सा कार्य दंडनीय अपराध है। ये तीनों हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों कथन फिलहाल तो सही है, सही, तो सभी तीन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। मिनी ब्रेन या सिर्बुलर ऑर्गेनाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में एक मिनी ब्रेन विकसित किया है, तो ये तो हमने देखा था, तो सही है। इसका विकास स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है, तो ये भी था। इसका उपयोग तंत्रिका रोगों की उत्पत्ति और संभावित उपचार की जाँच के लिए किया जा सकता है, तो ये भी हमने देखा, तो तीनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे कि तरलता कवरेज अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा LCR यानी वही तरलता कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। करा LCR को वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल 3 सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, तो ये तो सही है। कितने कथन सत्य है ये बताना है ना, तो ये सही है। करा LCR एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद निम्न गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति के अनुपात को मापता है। तो हमने देखा था यहाँ पे HQL था और ये निम्न नहीं उच्च था, ये तो गलती हो गया, दूसरा गलती है। तो LCR एक निवारक उपाय है जो वित्तीय संकट के दौरान बैंकों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो LCR के कारण बैंक अधिक नकदी रख सकते हैं और कम ऋण जारी कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, तो ये भी हमने देखा था। तो दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही, तो केवल 3 सही, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि क्या है आखिर। भारतीय हाथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी केरल में, नहीं, ये कर्नाटक में हमने देखा था। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हाथी गलियारे रहे हैं, ये हमने देखा, सही है, तो ये गलत है। अच्छा, सत्य कितना है ये ढूंढ रहा है, कर रहा है एशियाई हाथी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, नहीं, एशियाई हाथी लुप्त प्राय था, गंभीर रूप से नहीं था। ठीक है, तो ये तीसरा भी गलती है, तो केवल 2 यहाँ पे गलत हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पनीट वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा पनीट वर्ग का उपयोग आमतौर पर जीव विज्ञान में वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है, तो ये पहला सही है। ठीक है, करें यह एक त्रिभुजाकार आरेख है, नहीं, हमने देखा था वर्गाकार है ना, तो दूसरा गलत है। जिसका उपयोग किसी विशेष क्रॉस ब्रीडिंग प्रयोग की जीनोटाइप की पहचान करने के लिए किया जाता है। कितने कथन सत्य ये, अच्छा कौन से कथन सत्य ये बताना था, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको अब 2 क्वेश्चन बताना है कमेंट में। हाल ही में किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, तो ये यहाँ पे है कपिल भाटिया, अंजन बनर्जी, कमल किशोर और संदीप सेन, तो बताना है कि कौन सा होगा। चलिए कि ये है, राज्य के सभी मदरसों के लाइसेंस रद्द करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। निजी विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना, धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना, सी है सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को अधिक धन उपलब्ध कराना, और डी है शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना। किस कारण से ऐसा किया गया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हमने देख लिया क्यूज, नए आर्टिकल्स देख लिया और उस पर बेस्ड क्यूज भी देख लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के आर्टिकल।